कक्षा 11 भूगोल अध्याय 15 पृथ्वी पर जीवन। तो कक्षा 11 भूगोल के विद्यार्थी, आपका 15वां अध्याय, पहली पुस्तक का 15वां अध्याय पृथ्वी पर जीवन है। आपकी पहली पुस्तक का क्या नाम है? उसका नाम है भौतिक भूगोल के सिद्धांत। तो उस पुस्तक का ये 15वां अध्याय है जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पृथ्वी पर जीवन यानी जैवमंडल का अध्ययन करना है। जैवमंडल में हमें जियोम यानी बायोम का अध्ययन करना है, पारिस्थितिकी का अध्ययन करना है, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना है और वनस्पतियों का भी अध्ययन करना है। तो इस प्रकार ये चैप्टर पूर्णतः जो है जीवन पर आधारित है, इसलिए इस चैप्टर का नाम पृथ्वी पर जीवन रखा गया है। तो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और एक नज़र डालते हैं अपने अध्याय पर, पृथ्वी पर जीवन, लाइफ ऑन अर्थ। सभी पेड़ पौधे, जंतु, प्राणियों और उनके चारों तरफ पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से जैवमंडल बना है। यानी जैवमंडल क्या है कि जितने भी जीव जंतु पौधे ये पृथ्वी के चारों तरफ पर्यावरण में हैं, जो आपस में अंतर संबंध से बंधे हुए हैं, वो सब क्या होता है? जैवमंडल कहलाता है। या आप यूँ कह लीजिए, पृथ्वी के सतह के नीचे से पृथ्वी के सतह के ऊपर वायु में वो स्थान जहाँ तक जीवों का अस्तित्व है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों या बड़े जीव हों, उन सारे को सामूहिक रूप से जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल और उनके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। जैवमंडल और उसके घटक, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक होते हैं। आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों आइकोरा और लोजी से मिलकर बना है। आइकोस, ये आइकोरा नहीं, आइकोस है। इकोलॉजी, इसकी अंग्रेजी, पारिस्थितिकी का अंग्रेजी जो होता है वो होता है इकोलॉजी। तो कहने का मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के। एक होगा इकोस और दूसरा होगा लॉजी। इकोस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है घर और लॉजी का अर्थ है विज्ञान या अध्ययन से। अर्थात पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट। जर्मन प्राणीशास्त्री यानी जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हक्कल 1869 ईस्वी में पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जैव व अजैव घटकों के परस्पर संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। तो जो पारिस्थितिकी शब्द है इसका श्रेय अर्नेस्ट हक्कल को जाता है। अर्नेस्ट हक्कल है, कहीं हैक्कल मिल जाएगा,
कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो है पारिस्थितिकी शब्द के जन्मदाता हैं। आइए प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बायोम का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर है, पौधों व प्राणियों का समुदाय जो एक भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है उसे बायोम कहते हैं। जैसे वन बायोम, मरुस्थल बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय भूभाग बायोम, पर्वतीय बायोम, पठारी बायोम, ज्वार नदमुख बायोम, प्रवाल भित्ति बायोम, कच्छ एवं दलदल आदि बायोम। तो कहने का मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र में जो पौधे और प्राणी समुदाय मिलते हैं उनको बायोम कहा जाता है। इससे आप जान गए होंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी अनुकूलन से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण और विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु धीरे धीरे उसी पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं, अर्थात स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। इसी को पारिस्थितिकी अनुकूलन कहा जाता है। तो इसको इस तरह समझ लें कि कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे जिस परतंत्र में वो हैं वो क्या करते हैं, उस परिस्थिति के अनुकूल अपने को धीरे धीरे ढाल लेते हैं। तो ये गुण जो जीव जंतुओं में जो ये गुण है कि अपने पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, इसी को पारिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं। अब देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय भूमि घास भूमि को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है। तो देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय के कई नाम हैं। तो अमेरिका में इसे प्रेयरी कहते हैं, अर्जेंटीना में इसे पम्पास कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहते हैं और एशिया में स्टेपी कहते हैं। इसको कहीं आप लिख लीजिएगा कि ये जो शीतोष्ण घास भूमि होती है वो एक शीतोष्ण कटिबंधों में पाई जाने वाली घास भूमियाँ हैं, जिसको अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है, अर्जेंटीना में पम्पास और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, एशिया में स्टेपी कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन की प्रक्रिया क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला से होता है, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कौन किससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। जो शाकाहारी हैं वो घास फूस से अपनी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, जो मांसाहारी हैं वो जो है शाकाहारी जीव जंतुओं को खा करके उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस तरह एक चेन बनती जाती है। एक उत्पादक होता है जो इसमें घास होता है, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और फिर वो जो छोटे छोटे वियोजक होते हैं, यानी जो सड़ा गला देते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो आखिरी चेन की आखिरी कड़ी होते हैं, वो आखिरी में आते हैं, उन्हें वियोजक कहा जाता है। वो क्या करते हैं, हर चीज़ को समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, और ऊर्जा जो है पुनः मिट्टी को प्राप्त हो जाती है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो परितंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सौर विकिरण ही है, या सौर ऊर्जा आप उसे मान लीजिए। जैव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है। जैव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जीव सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर के विशालकाय व्हेल,
अथवा बड़े वृक्षों के आकार तक हो सकते हैं। इन्हीं जीवों के अंतर क्रियात्मक एवं पारस्परिक अध्ययन के लिए जैव मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इससे जो बड़े प्रश्न बनेंगे वो होगा, जैसे पारिस्थितिकी असंतुलन के 4 कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट करो, यानी स्पष्ट कीजिए। तो पारिस्थितिकी में जो असंतुलन पैदा करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। अब देखिए वो कारक कौन कौन से हैं। तो संसार में जीवों तथा भौतिक पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तब पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होता है। इसके कई कारण हैं, कारण नीचे दिए गए हैं। किसके किसके बीच संतुलन बिगड़ जाता है? जीवों के और भौतिक पर्यावरण के बीच जो संतुलन वो बिगड़ जाता है किसी कारण से। तो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण असंतुलन पैदा होता है? तो नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि, ये बहुत बड़ा कारण है। लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है और पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। वन संपदा का विनाश, वन संपदा के विनाश यानी मानव और प्रकृति दोनों के द्वारा, ये भी पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति पैदा करते हैं। अत्यधिक वर्षा, बाढ़ द्वारा मृदा अपरदन तथा सूखे से भी वन नष्ट हो जाते हैं। और तकनीकी प्रगति, लगातार तकनीकी के प्रगति के कारण औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और इनसे निकलने वाला धुआं व अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को दूषित कर पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। मांसाहारी पशुओं की कमी, मांसाहारी पशुओं में कमी आने से भी जब मांसाहारी पशु जो है कम हो जाएंगे तो शाकाहारी पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, वो भी पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाएगा। शाकाहारी जीवों की संख्या अधिक हो जाएगी और मांसाहारी की कमी आ जाएगी। नंबर 4, शाकाहारी पशुओं की संख्या बढ़ जाती है और इसके द्वारा वनस्पति यानी घास, झाड़ियाँ आदि की मात्रा जो है इनके द्वारा खाई जाती है, जिससे पहाड़ियों पर वनस्पतियों का आवरण कम हो जाता है और मृदा अपरदन की तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी मांसाहारी पशुओं की कमी होगी तो शाकाहारी पशुओं की संख्या बढ़ेगी और शाकाहारी पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो वो ज़्यादा घास खाएंगे और ज़्यादा घास खाएंगे तो जो धरातल है, पहाड़ियाँ हैं, ढाल हैं, इन पे जो घासें होती हैं, जो वनस्पतियाँ होती हैं, वो इनके द्वारा खा लिया जाता है और फिर मिट्टी का कटाव या अपरदन तेज़ी से होने लगता है और असंतुलन पैदा हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है, परितंत्र क्या है? परितंत्र के प्रकारों का वर्णन कीजिए। किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल तथा वायु में ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे परितंत्र कहा जाता है। नहीं समझ में आया होगा? किसी क्षेत्र विशेष यानी कोई भी क्षेत्र विशेष हो, यानी वो क्षेत्र स्पष्ट हो, उस क्षेत्र में जो जीवधारियों का समूह है उनका जो अंतर संबंध या ऊर्जा प्रवाह या पोषण श्रृंखला स्पष्ट हो। ये कौन कौन जीव हैं, क्या क्या वो पर्यावरण से उनका क्या संबंध है, क्या खाते हैं, इनमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से चल रहा है, इन सबको समायोजित जो रूप है, इसको जो पूरे
समायोजन है इसका, यानी पूरा इसका अध्ययन जो पूरा करना है आपको, उसी को परितंत्र कहते हैं, यानी एक परितंत्र। अब इसको अभी देखिए, प्रकार जब देखेंगे तो आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगा कि वो परितंत्र के प्रकार में स्पष्ट हो जाता है। देखिए, परितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक होता है स्थलीय परितंत्र और दूसरा होता है जलीय परितंत्र। अब स्थलीय जो परितंत्र है, यानी वो स्थल पर पाए जाने वाले जीव और उसके पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है, उनकी जो खाद्य श्रृंखला है, ऊर्जा का प्रवाह है, वो उन सब का समायोजित रूप परितंत्र कहलाता है। और ये स्थल पर है तो स्थलीय परितंत्र, और जल में है तो जलीय परितंत्र कहते हैं। तो स्थलीय जो परितंत्र है उसे टेरेस्ट्रियल, और जो जलीय परितंत्र है इसको कहते हैं एक्वालिक। ये जलीय परितंत्र हैं। अब देखें स्थलीय परितंत्र में क्या क्या आता है। स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जा सकता है। बायोम पौधे और प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर पाया जाता है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता एवं मिट्टी आदि बायोम की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करते हैं। विश्व की कुछ प्रमुख पारितंत्र में वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल, तट तथा टुंड्रा प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा ज्वार नदमुख, प्रवाल भित्ति, महासागरीय नितल भी इसमें शामिल हैं। तो कहने का मतलब आपने दो पारितंत्र को देखा, एक होता है स्थलीय पारितंत्र और दूसरा होता है जलीय पारितंत्र। तो स्थलीय पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के बायोम पाए जाते हैं, और बायोम को आपने इसके पहले पढ़ ही चुके हैं कि एक स्थान विशेष का जो जीवों का समूह है वो बायोम कहलाता है। तो अब धरातल स्थलीय, यानी पूरा पृथ्वी पर जितने स्थल हैं सब स्थलीय परितंत्र हैं, लेकिन इन स्थलीय परितंत्र में कुछ छोटे छोटे बायोम भी हैं। तो इन बायोमों में जैसे कुछ उदाहरण दिया है कि जो कुछ में जैसे घास, वन, मरुस्थल, तट, टुंड्रा प्रदेश, ये सब क्या है, इसके छोटे छोटे पार्ट हैं स्थलीय पारितंत्र के, जो बायोमों में विभक्त हैं। अब देखिए जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र को समुद्री पारितंत्र व ताजे जल के पारितंत्र में बांटा जा सकता है। समुद्री पारितंत्र में महासागरीय, ज्वार नदमुख, प्रवाल भित्ति पारितंत्र शामिल हैं। ताजे जल के पारितंत्र में झील, तालाबें, सरिताएं, कच्छ व दलदल शामिल हैं। तो जलीय जो पारितंत्र है इसको भी छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें समुद्री पारितंत्र और ताजे जल का पारितंत्र। तो समुद्री जो पारितंत्र है उसमें आपने देख लिया कि इसके अंतर्गत ज्वार नदमुख, प्रवाल भित्ति शामिल हैं। ताजे जल में झीलें हैं, तालाब, सरिताएं, कच्छ, दलदल आदि शामिल हैं। तो इस तरह आपने क्या पढ़ा, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पारितंत्र क्या है ये आप देख लिए। पारितंत्र के प्रकार दो हैं, दोनों का विस्तृत अध्ययन आपने कर लिया। अब जो तीसरा प्रश्न है, पारितंत्र की संरचना की दृष्टि से जैविक व अजैविक कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए, पारितंत्र में जैविक और अजैविक तत्वों के बीच अंतर संबंध होता है और इसी से पारितंत्र बना हुआ है। तो इसमें जैविक और अजैविक कारकों का आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए अजैविक कारक। तो अजैविक कारकों में क्या है, तापमान है, वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है, आर्द्रता है, मृदा की स्थिति है। अकार्बनिक तत्व
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि को सम्मिलित किया जाता है, यानी जिसमें जीव नहीं होता है। जैविक कारक में उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता में प्रथम, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और चौथा जो होता है वो अपघटक होता है, उसको शामिल किया जाता है। उत्पादकों में जो होते हैं वो हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें उत्पादक और उपभोक्ता तथा अपघटक तीनों शामिल होते हैं। किसमें? जैविक कारक में। और प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। एक उत्पादक हो गया जो कि हरे पेड़ पौधे हैं, और जो उसको खाते हैं यानी शाकाहारी हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे हिरन, बकरी, चूहे और सभी पौधे पर मानव व अन्य जीव निर्भर हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे। और द्वितीयक उपभोक्ता क्या होंगे? जो मांसाहारी हैं, जैसे सांप, बाघ, शेर, मानव आदि हैं। तृतीयक उपभोक्ता में वो मांसाहारी जीव शामिल हैं जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर है। यानी एक तो प्राथमिक हो गया जो कि शाकाहारी है, और द्वितीयक जो है उस शाकाहारी को खाने वाला, जिसमें सांप है, बाघ, शेर, मानव है। और तृतीयक जो होता है वो जो द्वितीयक को खाता है, यानी जो मांसाहारी जीवों को खाता है या उस पर निर्भर होता है। तो ऐसे जो जीव जंतुओं में आप कहा जाएगा बाज है, नेवला है। और अपघटक वे होते हैं, अपघटक इसके बारे में बात कर चुके हैं। अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर हैं, जैसे कौवा, गिद्ध एवं कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया तथा सूक्ष्म जीवाणु जो मृतकों को अपघटित करके उसे तरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये अपघटक हो गए। तो आप इसमें क्या क्या देख लिए? पारितंत्र की संरचना की दृष्टि से जैविक अजैविक कारक का वर्णन कीजिए। तो जैविक अजैविक कारक हो गए। और उपभोक्ता भी आपने देख लिया कि प्राथमिक, उत्पादक भी देख लिया हरे पौधे, और जो उपभोक्ता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अपघटकों को भी आपने जान लिया। अब चौथा प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला क्या है? इसके दो प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में समस्त जीव भोजन के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर के भोजन श्रृंखला बनाते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसके 3 से 5 स्तर होते हैं। हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। सामान्यतः 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। नंबर 1 चराई खाद्य श्रृंखला और दूसरा है अपद खाद्य श्रृंखला। तो देखिए चराई खाद्य श्रृंखला क्या है? तो चराई खाद्य श्रृंखला पौधे यानी उत्पादक से प्रारंभ होकर के मांसाहारी यानी तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर है। हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन और विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं। और दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो चराई श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर हैं और इसमें कार्बनिक पदार्थ का
अपघटन सम्मिलित है। तो ये एक तो चराई खाद्य श्रृंखला, जो दो प्रकार की खाद्य श्रृंखला, एक चराई यानी जो शाकाहारी से लेकर के मतलब उत्पादक से लेकर के तृतीयक उपभोक्ता तक की जो आहार या फूड चेन है, आहार श्रृंखला है या ऊर्जा का प्रवाह है, वो चराई के अंतर्गत आता। लेकिन ये अपरद शब्द है, इसको आप अपघटक ही समझ लीजिएगा। अब है भी अपघटक ही हैं। दूसरे में जो श्रृंखला आती है वो अपघटकों की श्रृंखला आती है, जो चराई श्रृंखला से यानी जो और जीव हैं जो चराई श्रृंखला में आते हैं, वो जब मृत हो जाते हैं तो उस पर हो जाते हैं। इसे आप ये कह सकते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी मृतकों के ऊपर जो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो जो श्रृंखला है वो अपघटक श्रृंखला या अपरद श्रृंखला या अपद खाद्य श्रृंखला, जो भी आए उसको आप यही समझिएगा। और इसमें देखिए, जो चराई खाद्य श्रृंखला है, इसमें तो वो कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, लेकिन ये क्या करता है, इसमें जो है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देता है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, विश्व के बोरियल बायोम के 3 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। उत्तर है, ये 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाए जाते हैं। बोरियल बायोम या टैगा शंकुधारी वन या शीतल या छोटी अवधि की ग्रीष्म ऋतु तथा बहुत ठंडी तथा लंबी शीत ऋतु वाले जलवायु विशेष प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब आप जब 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश आप कह दिए, तो वहाँ कौन सा जलवायु पाया जाएगा, तो वहाँ तो वही शीत जलवायु पाई जाएगी। और उसमें जो जलवायु विशेष में जो प्रदेश पाए गए हैं, उसमें जो बायोम है उसी को बोरियल बायोम कहा जाता है। यानी इस क्षेत्र में पाए जाने वाले बायोम को बोरियल बायोम कहा जाता है। यहाँ वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 40 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। उसी बोरियल बायोम की बात हो रही है। यहाँ मृदा की अपेक्षाकृत पतली परत पाई जाती है, जो कि अम्लीय होती है तथा पोषक तत्वों में कमज़ोर होती है। ये वन सदाबहार कोणधारी वन कहलाते हैं तथा इनमें मुख्य वृक्ष पाइन, फर, स्प्रूस, जो कि उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, साइबेरिया में पाए जाते हैं। अब देखिए जैव भू रासायनिक चक्र, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। जैव भू रासायनिक चक्र, तो अब इसका उत्तर देखिए। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल में व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन एक जैसा अर्थात बदलाव रहित रहा है। रासायनिक ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह से यह संतुलन बना रहता है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होता है और उनके वायु, जल और मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। जैवमंडल में
जीवधारी व पर्यावरण के बीच में रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसको छोटे में समझ लीजिए कि जो वायुमंडल, जलमंडल, जो भी मंडल है, उसमें एक रासायनिक घटकों का संतुलन है जो बहुत पहले से अब तक वही संतुलन बना आया है। और इस संतुलन का कारण जो है भू रासायनिक चक्र है। अब जैव भू रासायनिक चक्र है तो जैव भू रासायनिक चक्र होता क्या है? जैसे कोई पेड़ पौधा या जीव क्या करता है, मिट्टी से या ज़मीन से रासायनिक तत्वों को अवशोषित करता है और अवशोषित करके वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है। और फिर क्या होता है, वो एक दिन सड़ गल करके पुनः वो रासायनिक तत्वों में बदल करके वायु, जल और मिट्टी में पुनः मिल जाता है। इसी को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अब इस चक्र में देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 गैसीय चक्र, नंबर 2 तलछटी चक्र। अब देखिए गैसीय चक्र क्या है। यहाँ पदार्थ का भंडार या स्रोत वायुमंडल व महासागर हैं। यानी जो गैसीय चक्र का जो भंडार या स्रोत है वो क्या है, वायुमंडल व महासागर हैं। और तलछटी चक्र में क्या है, यहाँ पदार्थों का मुख्य भंडार पृथ्वी की भूपरपड़ी पर पाए जाने वाली मिट्टी, तलछट और अन्य चट्टानें हैं। अब तो आप समझ गए होंगे गैसीय चक्र क्या है और तलछटी चक्र क्या है। पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, वर्णन कीजिए। किसी भी पारितंत्र अथवा आवास में जीव के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिकी संतुलन है। यह पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक अस्थायी संतुलन के रूप में तभी रह सकता है जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करने वाले विभिन्न जीवों की सापेक्षिक संख्या में संतुलन हो। यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि कुछ जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए देख लो, घास के विशाल मैदान में हिरण, जेब्रा, भैंसा आदि शाकाहारी जीव की संख्या में अधिक संख्या में होते हैं। दूसरी ओर बाघ व शेर जैसे मांसाहारी जीव अपने भोजन के लिए शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं और उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है अथवा उनकी संख्या नियंत्रित रहती है। तो ये संख्या का एक संतुलन है और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है, या तो मांसाहारी कम हो जाए, शाकाहारी ज़्यादा हो जाए, या शाकाहारी ज़्यादा हो जाए, मांसाहारी कम हो जाए, मांसाहारी ज़्यादा हो जाए, शाकाहारी कम, तो इस तरह जो है असंतुलन पैदा हो जाएगा। और ये अगर संतुलित है तो उसे पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है। अब प्लैंकटन क्या है, देखो प्लैंकटन एक समुद्री शैवाल है और जिसको मछलियों का भोजन कहा जाता है और मछलियाँ उसे खाती हैं। जहाँ प्लैंकटन ज़्यादा होते हैं वहाँ मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। अब सीट्रीटस पोषक क्या हैं? सीट्रीटस पोषक क्या हैं? उपभोक्ता समूह जो चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त
मृत प्राणियों पर निर्भर करता है। तो इसका एक नाम और क्या आपने भी पढ़ा था, सिट्रीटस का ही एक नाम आपने यहाँ पढ़ा था, अपरदक। अपरद है, अपद है, हालांकि ये हम भी कंफ्यूज हैं, ये अपद है कि अपरद है। और यहाँ जो लिखा है सिट्रीटस, पोषक क्या हैं, तो वो वही हैं जो मृत प्राणियों पर निर्भर करते हैं। अब नाइट्रोजन चक्र को समझाइए। अब देखिए, वायुमंडल में वायुमंडल में 71% नाइट्रोजन है। कुछ विशिष्ट जीव, मृदा, जीवाणु व नीले हरे शैवाल इसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधे की जड़ें तथा रंध्र वाली मृदा है, जहाँ से वह वायुमंडल में पहुँचता है। यानी जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है, शुद्ध नाइट्रोजन, वो क्या होता है, कुछ जीवाणुओं द्वारा उत्सर्जित किया जाता है जो मिट्टी में पाए जाते हैं या पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, खासकर दलहन पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं, जिसमें से राइजोबियम नाम का एक है सूक्ष्म जीवाणु जो नाइट्रोजन उत्पन्न करता है। वायुमंडल में चमकने वाली बिजली एवं अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है तथा हरे पौधे में स्वांगीकरण होता है। यानी जो आकाश में बिजली चमकती है उसके कारण नाइट्रोजन का यौगिक बनता है और उसका जो क्या करते हैं, पौधे उपभोग करते हैं। अगला है, मृत जीवों तथा जानवरों के अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में बदल जाते हैं। यानी जो मृत जीव जंतु हैं तो वो बैक्टीरिया होता है जो वो मिट्टी में उसे नाइट्राइट के रूप में बदल देता है। कुछ जीवाणु इन नाइट्रेट को दोबारा स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने के योग्य होते हैं। इस क्रिया को डीनाइट्रीकरण कहते हैं। यानी कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया ये होते हैं जो नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं और इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर जिसका नाम था पृथ्वी पर जीवन समाप्त हुआ। अगला चैप्टर अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होगा।